Hello, people. I hope you are fine. So, I'm starting with a series on demonetization. ये पर्टिकुलर सीरीज डीमोनेटाइजेशन के सारे इम्पैक्ट्स को पूरे प्रोसेस को कवर करेगा। तो ये पहला पार्ट है, इसको मैं प्रस्तुत करूंगा, आयुष सांघी। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को यूट्यूब के ऊपर। यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके सिवा आप इस चैनल को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन राइट टू अस ऑन फेसबुक, वी आर वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक, और यू कैन इवन राइट टू अस ऑन ट्विटर। सो ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके सिवा आपको ये सारे के सारे वीडियोस AIGK यानी कि allindiagk.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल सकते हैं। इसके सिवा ऑल इंडिया जीके बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो वीकली बेसिस पे आप तक लाता है। उस वीडियो से एसोसिएटेड जितने भी MCQs रहते हैं वो MCQs भी आपको देखने को मिलेंगे on the website of All India GK. So let's start with understanding the first part of demonetization, जिसमें हम लोग बहुत बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपको इंसाइट बहुत अच्छे से मिलेगी। आइए देखते हैं डीमोनेटाइजेशन क्या है। डेफिनेशन डीमोनेटाइजेशन की जो ऑफिशियल है वो ये है दैट इट इज अ मॉनेटरी स्टेप इन विच अ करेंसीज यूनिट स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इज डिक्लेयर इनवैलिड। पहली बात तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि किसी भी तरह की करेंसी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है। उस पेपर पे अगर आपने लीगल टेंडर की मोहर यानी कि अगर आपने उसे लीगल टेंडर डिक्लेयर नहीं करा तो वो इनवैलिड रहता है। अगर आप एक ऑफिशियल 500 रुपए के नोट पे आग लगा दें तो वो चीज एक तरह से करेंसी को खत्म नहीं करती है, क्योंकि वो कागज लीगल टेंडर है, वो दूसरा कागज इशू हो जाएगा। सो डीमोनेटाइजेशन इज अ मॉनेटरी स्टेप इन विच अ करेंसीज यूनिट स्टेटस, करेंसी का यूनिट स्टेटस क्या था? 500 और 1000। ये यूनिट स्टेटस था जिसको हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं, ऑथराइज्ड बाय RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। ये एक डेफिनेशन है। और एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, इसके तहत डीमोनेटाइजेशन को डिफाइन करा जाता है द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी, यानी कि आपने करेंसी के यूनिट को उसके लीगल टेंडर के स्टेटस से हटा दिया है। इसको डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन का बहुत डीप मीनिंग है। अगर आपने एक करेंसी के यूनिट को, जैसे कि 500 और 1000 के नोटों को लीगल स्टेटस से हटा दिया, तो ये जितने भी नोट एग्जिस्टिंग हैं, जिनको आप ओल्ड नोट्स के नाम से या पुराने नोट्स के नाम से जानते हैं, ये लीगल नहीं रहेंगे, दे विल नॉट स्टे लीगल। यानी कि आपकी जेब में अगर 500 का नोट पड़ा हुआ है, पुराना नोट, तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। ये ऑफिशियल मतलब है डीमोनेटाइजेशन का। आइए देखते हैं लीगल टेंडर का क्या मतलब है। लीगल टेंडर का मतलब कोई भी ऑफिशियल मीडियम, किसी भी तरह का ऑफिशियल मीडियम जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो और उस पेमेंट को यानी कि उस मीडियम को रिकॉग्नाइज करा जाता है कानून द्वारा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ पब्लिक और प्राइवेट डेट और मीट अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब यह है कि आप पैसों को जिस तरीके से यूज करते हो, मतलब अगर कुछ खरीदना है, किसी चीज की नकद अदा करनी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो आप उसको रीपे करते हो। किसी भी तरह का डेट यानी कि उधार लिया हुआ है, चाहे पब्लिक से चाहे प्राइवेट से, उसको पे करते हो। तो इसको पे करने के लिए जो मीडियम काम आता है, इसको रिकॉग्नाइज करा गया है कानून द्वारा। दिस इज नोन एज लीगल टेंडर। इसे लीगल टेंडर कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नेशनल करेंसी किसी भी कंट्री की वो एक लीगल टेंडर होती है, क्योंकि उसे ऑथराइज करा गया है बाय लॉ टू बी अ लीगल टेंडर। अब जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर आप बिटकॉइन को किसी को दोगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन अगर आप 500 1000 के नोट, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के नोट किसी को दोगे, तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। तो डीमोनेटाइजेशन से क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन करने से जो पुराने नोट्स हैं, ओल्ड नोट्स, उसकी जगह नए नोट्स आते हैं, न्यू नोट्स कम। तो न्यू नोट्स या ओल्ड नोट्स, इसको लेकर आप प्लीज कंफ्यूज ना हो। ओल्ड नोट्स का मतलब है पुराना 100 का नोट है या एग्जिस्टिंग 100 का नोट है, उसकी जगह नया 100 का नोट आ गया, तो ये पुराने नोट को स्पेसिफिकली इनवैलिड नहीं करता है, ये 100 का नया नोट आ जाता है। जैसे कि आपकी जेब में अगर आपको ध्यान हो, पुराना 100 का नोट होगा और अभी नया 100 का नोट होगा, पुराना 500 का नोट होगा, नया 500 का नोट होगा, ऑफ द सेम करेंसी, उसी करेंसी का, यानी कि उसी करेंसी का आपने नया 100 का नोट निकाल दिया।
लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से पुरानी करेंसी को ही रिप्लेस कर दिया नई करेंसी से, तो इस चीज को एक बहुत बड़ा मूव माना जाता है। इंडिया ने ये चीज करी है। तो पहले तो आप क्लैरिटी रखिए कि है क्या। क्या आपके सिर्फ नोट बदले हैं या आपकी करेंसी बदल गई है? पुरानी करेंसी नई करेंसी से रिप्लेस हो गई है। तो आपकी पुरानी करेंसी नई करेंसी से रिप्लेस हो गई है, जो कि आप नए 500 और 2000 के नोट देख सकते हैं। ये डीमोनेटाइजेशन में दो चीजें होती हैं। तो इसका मतलब डीमोनेटाइजेशन दो तरीकों से हो सकता है। एक तो ये है दैट नए नोट इंट्रोड्यूस होते हैं, कॉइन्स उसी करेंसी के, और दूसरा ये है कि नई करेंसी ही रिप्लेस हो जाती है। दिस इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या रही है? डीमोनेटाइजेशन मूव वाज अंडरटेकन, पहली बार इंडिया में इसको अंडरटेक किया गया था सन 1946 में, जब आरबीआई ने डीमोनेटाइज करे थे 1000 और 10,000 रुपए के नोट सन 1946 के अंदर। 1000 और 10,000 के नोट, सोच के देखिए उस टाइम पे इतने हैवी हायर डिनोमिनेशन के नोट्स हुआ करते थे, जिसको आरबीआई ने डीमोनेटाइजेशन करा था। 1954 में 1954 में हायर डिनोमिनेशन नोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स। बट ये हाई वैल्यू नोट्स बहुत बड़े वैल्यू के नोट्स हैं, ये आज भी बहुत बड़े वैल्यू के नोट्स रहते हैं। इसको डीमोनेटाइज किया गया सन 1978 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट द्वारा, अंडर हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट डीमोनेटाइजेशन एक्ट ऑफ 1978। ये कानून है जिसके तहत आपने इन नोट्स को लीगल टेंडर इनवैलिड करा और नए नोट्स को लीगल टेंडर बोला। तो लॉ का नाम था हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट डीमोनेटाइजेशन एक्ट 1978। तो इस एक्ट के तहत जितने भी हाई वैल्यू करेंसी नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रहे थे। जनवरी 16 1978 के बाद हफ्ते भर के अंदर अंदर टाइम दिया गया था कि आप एक्सचेंज कर दें सारे हाई डिनोमिनेशन नोट्स को दूसरे नए डिनोमिनेशन के नोट्स में। सो इट वाज फ्रॉम जैन 16 टू जैन 24 1978। ये डीमोनेटाइजेशन के साथ छोटी सी हिस्ट्री। तो आप ध्यान रखें, डीमोनेटाइजेशन कोई नया फिनोमिनन नहीं है। डीमोनेटाइजेशन सन 1946 में हुआ था, 1954 में हुआ था, सन 1978 में नया लॉ आया था। अब जो मूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है डीमोनेटाइजेशन के लिए, डीमोनेटाइजेशन इंडिया में करने के लिए, उसके लिए मूव को क्या लिया गया है या अनाउंसमेंट एग्जैक्टली क्या किया गया था? पीएम द्वारा अनाउंसमेंट था कि 500 और 1000 के एग्जिस्टिंग नोट, आई रिपीट 500 और 1000 के एग्जिस्टिंग नोट जो एग्जिस्टिंग करेंसी रहेंगे वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दे विल नॉट स्टे लीगल टेंडर। इसका मतलब यह है कि अब ये वाले नोट्स नहीं चलेंगे। ये अनाउंसमेंट किया गया था रात को 8 बजे 8 नवंबर को, और इसको उसी दिन से 12 बजे से ही इन्फोर्स कर दिया गया था कि 8 नवंबर की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस डिक्लेरेशन के तहत जितने भी पुराने नोट्स हैं उनको एक्सचेंज किया जा सकता है बैंक से या पोस्ट ऑफिस से 30 दिसंबर तक। आई रिपीट 30 दिसंबर तक इसे एक्सचेंज किया जा सकता है। ये डेट आप सभी को पता होगी, अब तक आपको पता चल गई होगी, 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। अब आते हैं ये मूव डीमोनेटाइजेशन का क्यों लिया गया। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड सच अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव? क्या रीजन रहा था? तो सबसे पहला रीजन जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच द्वारा डीमोनेटाइजेशन के लिए कहा था, टू कर्ब मेनेस ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इकलौती ऐसी पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, या काला धन ऐसा पैरेलल इकोनॉमी या एक नई अलग किस्म की इकोनॉमी चलाता है जो कि एक मेनेस, एक दिक्कत बन के रह गई है इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के लोगों के लिए। तो इस चीज को कर्ब करने का सबसे बढ़िया तरीका था पुराने नोट्स को बैन कर दिया जाए। पुराने नोट्स को बैन करने का मतलब यह है कि जिनके पास 500 1000 के पुराने नोट रहेंगे उन सब नोट्स को आप लीगल टेंडर नहीं मानोगे। तो ब्लैक मनी के डर से लोग अपने 500 1000 के नोट बैंक में डालेंगे नहीं, क्योंकि वो बाला डालेंगे तो पकड़े जाएंगे। इस वजह से ये सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। दिस बिकम्स यूजलेस, ये बिल्कुल खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो पहला रीजन ये था कि ब्लैक मनी की दिक्कत को सॉल्व करना था। दूसरा रीजन है कि जितना भी काउंटरफीट करेंसी यानी कि नकली करेंसी जिसको टेररिस्ट एक्टिविटीज या जिसको किसी भी तरह के आतंकवाद के लिए यूज करा जाता है, तो आतंकवादी काउंटरफीट यानी कि नकली करेंसी 500 1000 के डिनोमिनेशन में लेकर सारी आतंकवादी एक्टिविटीज रन करते हैं हिंदुस्तान की जमीन पर। तो इसको स्टॉप कर दिया गया हाथों हाथ डीमोनेटाइजेशन करके। तो ये सारे के सारे टेररिस्ट जिनके हाथ में ये पैसा था वो सारा का सारा पैसा जीरो हो गया, इट बिकेम अ बिग जीरो। और तीसरा जो सबसे बड़ा मूव है वो आप लोग जानते हैं, वॉज टू इरेडिकेट करप्शन। किसी भी तरह के करप्शन को, किसी भी तरह के पैसे लेन देन को जो कैश में चलता है उसको खत्म करने के लिए इस चीज को किया गया है, इरेडिकेट करप्शन। तो ये तीन मेन रीजंस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन यानी कि 500 और 1000 के नोटों को बैन करने का डिसीजन लिया था।
तो आप देख सकते हैं ये नया 2000 रुपए का नोट है। इसको मैंने आपको स्पेसिफिकली स्पेसिमेन के तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए आपके सामने रखा है। ये आप देख सकते हैं 2000 रुपए का नोट है। ये साइज में छोटा कर दिया गया है जो एग्जिस्टिंग नोट्स है उससे, 500 1000 के नोट से। इसमें आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी का जो चेहरा है ये बीच में बना हुआ है और इस चीज को स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक द्वारा ऑथराइज किया गया है। तो यहां पे काफी डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू अर्लियर नोट। यहां पे आप देख सकते हैं नोट के पीछे मंगलयान सैटेलाइट है और सामने बापू का चेहरा है। तो 2000 रुपए का नया नोट इस तरीके से दिखाया गया है। सो यहां पे क्या है कि 2000 रुपए का हायर डिनोमिनेशन का नोट जो टेम्पररी दिक्कत आती है उस चीज को खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है द न्यू 2000 रुपीज नोट्स। जो नया 500 रुपए का नोट है वो आप देख सकते हैं सामने से वो ऐसा दिखता है जहां पे बापू की तस्वीर बीच में लाई गई है। 500 रुपए का नोट ये भी साइज में एग्जिस्टिंग 500 रुपए के नोट से छोटा है और पतला है। और ये पीछे से यहाँ पे रेड फोर्ट का चित्र डाला गया है। रेड फोर्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। तो ये सारे के सारे नोट इस तरीके से बदले गए हैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं है, नए नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आप देख सकते हैं गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल साइंड द्वारा नोट्स को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज आपका जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से नए नोट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो और क्या रीजंस है जिसके पीछे गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मूव लिया है? तो टैक्स एवेजन, करप्शन रहता है तो उसकी वजह से टैक्स एवेजन होता है। टैक्स एवेजन का मतलब है टैक्स की चोरी, जो जो कर है, जो आपको कर देना होता है उसकी चोरी, इसका मतलब होता है टैक्स एवेजन। टू एस्टैब्लिश अ कैशलेस इकोनॉमी, लोग कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट करें, उस चीज की वजह से कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है। जहां पे आप देख सकते हैं मोबाइल बटुआ या मोबाइल के थ्रू अगर आप पे कर रहे हो तो वो कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट होती है। और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को कॉम्बैट कर सकते हैं। देखिए महंगाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, हम लोग उसका एहसास नहीं रखते हैं। वो महंगाई का मेजर प्रॉब्लम है ब्लैक मनी का सर्कुलेशन। ब्लैक मनी इतना ज्यादा है कि अगर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी द्वारा कोई भी एक्शन ले ले, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्रीज डिक्रीज करके कोई भी एक्शन ले ले, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे इंपैक्ट करता है जहां पे व्हाइट मनी का सर्कुलेशन रहता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जितना व्हाइट मनी है उससे कई ज्यादा ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी पे जिसपे गवर्नमेंट का और आरबीआई का कोई इंपैक्ट नहीं रहता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और दिक्कत की बात यह है कि इसकी वजह से और ज्यादा महंगाई बढ़ती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का मूव किया है। तो और कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं कि और किन किन कंट्रीज ने डीमोनेटाइजेशन को करा था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पर आता है, इस एग्जाम्पल को कोई भी नहीं भूल सकता है, यह है यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल, ईयू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन में एक स्टैंडर्ड करेंसी एक्सेप्टेबल है जिसे कहा जाता है यूरो। तो यूरो को अगर आप सारे यूरोपियन यूनियन के देशों में अप्लाई करोगे तो उसकी रिस्पेक्टिव करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगी या उसकी रिस्पेक्टिव करेंसी अब बहुत दिनों तक अप्लाई नहीं करेगी। जैसे कि स्विस फ्रैंक्स को यूज करना या किसी भी और तरीके की करेंसी को यूज करना, वो सारी करेंसी बंद कर दी गई या उस सारी करेंसी को धीरे धीरे बंद किया गया और उसकी जगह एक करेंसी एप्लीकेबल करी गई, यूरो। तो ये बहुत ही बड़ा डीमोनेटाइजेशन का मूव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो यूरोपियन नेशंस डीमोनेटाइज द करेंसी इन 2002 टू अडॉप्ट यूरो। यूरो अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का सहारा लिया था। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आता है जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट का। यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट को डीमोनेटाइजेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लेशन गो थ्रू कर रहे थे। उनके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 70 से 90% के बीच हो गया था। मतलब जो आइटम 100 रुपए का अवेलेबल था उसका प्राइस 170 से 190 के बीच हो गया था। जो आइटम 1 करोड़ का था वो 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 90 लाख के बीच चला गया था। तो उन्होंने करेंसी को डीमोनेटाइज करा 2015 में टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बड़ा लेवल का इन्फ्लेशन रहता है। तो इन्फ्लेशन के काफी तरह होते हैं। सबसे पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद होता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, फिर होता है गैलपिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जाता है 1 से 5% के बीच,
ट्रॉटिंग जाता है 5 से 10 के बीच, गैलपिंग जाता है 10 से 20 के बीच, और ये अनकंट्रोल चला जाए तो हाइपर जा सकता है 20 से 90% या 100% के बीच। ये हाइपर इन्फ्लेशन रहता है। तो इतनी सारी सिचुएशंस आगे चलते हुए उनके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे ने डीमोनेटाइजेशन का सहारा लिया। और कंट्रीज इन्होंने डीमोनेटाइज करी है अपनी करेंसी, उनमें से फिजी, सिंगापुर और फिलीपींस कुछ कंट्रीज हैं। फिजी ने सन 1945 में करा था, सिंगापुर में 1969 में डीमोनेटाइज करा था, फिलीपींस ने सन 1985 यानी 1985 में डीमोनेटाइज करा था। तो डीमोनेटाइजेशन कोई नया इकलौता फिनोमिनन नहीं हुआ है। हाँ, इतने बड़े स्तर पे इंडिया जैसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में डीमोनेटाइज होना एक बहुत बड़ा मूव है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको डीमोनेटाइजेशन के बहुत बेसिक एस्पेक्ट के बारे में इनरोड्स यानी कि इनसाइट देती है, जहां पे हमने ये सीखा कि डीमोनेटाइजेशन क्या है, लीगल टेंडर का मतलब क्या है, नया 500 और 2000 का नोट किस तरीके से दिखता है, डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे क्या क्या रीजन यानी कि क्या क्या वजह रही होगी, और किन किन कंट्रीज ने डीमोनेटाइज करा है। तो ये सब चैनल पे आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया जीके के ऊपर। ऑल इंडिया जीके के चैनल को यूट्यूब पे आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। इन जितने भी वीडियोस को आप देख पा रहे हैं इनको आप अपलोड करें और हमें और ज्यादा मोटिवेशन दें कि हम आपके लिए ऐसे और अच्छे वीडियोस लेकर आए। तो ये डीमोनेटाइजेशन की सीरीज के अंदर पहला वीडियो था जहां पे हमने आपको बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट डीमोनेटाइजेशन का बताया है। तो आप हमें फेसबुक के इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, ऑल इंडिया जीके ऑफिशियल हैंडल जो है allindiagk.com हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको जैसा कि मैंने बताया था करंट अफेयर्स के वीडियोस, एम्बेडेड लिंक्स मिलेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल है हमारा इसी नाम से, ऑल इंडिया जीके के नाम से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मेल करते रहें या लिखते रहें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये लेसन देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।